हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात हुई है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। पहले तो आपको इनके बारे में समझना है। तो आप लोग बता सकते हैं कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, याद रखिएगा, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि जिन तरंगों के संचरण यानी कि गति करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसके अलावा आप इन्हें जो है दूसरे प्रकार से भी समझा सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर ये फिगर, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर है आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश। इस प्रकार से ये है वैद्युत क्षेत्र सदिश और इसके लंबवत यहाँ पर ये है चुंबकीय क्षेत्र सदिश और ये यहाँ पर जो है तरंग संचरण की दिशा है, तरंग के चलने की दिशा, या फिर आप बोल सकते हैं तरंग संचरण की दिशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश ये जो है परस्पर लंबवत हैं। इसके अलावा समान कला में है और इनके लंबवत जो है यहाँ पर ये तरंग संचित हो रही है। तो इस तरंग को हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप बता सकते हैं कि वे तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं तथा इनके लंबवत जो है इन तरंगों का संचरण होता है, इन्हें जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण जो है वो निर्वात में भी संभव है, यानी कि इनका संचरण जो है वो निर्वात में भी संभव होता है और इनका वेग जो होता है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में इनका वेग जो होता है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ये तरंगे जो है प्रकाश की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। ये तरंगे जो है प्रकाश की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी जो ऊर्जा होती है वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इनकी जो ऊर्जा होती है ये वैद्युत और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्रों में जो है विभाजित होती है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा होती है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों में जो है विभाजित होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ये तरंगे जो होती हैं ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया गया है कि इन तरंगों के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इन तरंगों का जो प्रवाह होता है वो वैद्युत क्षेत्र इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि तरंगों के प्रवाह की दिशा के लंबवत जो है यहाँ पर इसके लंबवत जो है वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है और इसी के लंबवत जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी दोलन करता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये उदासीन होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये उदासीन होती हैं, यानी कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा जो है विक्षेपित नहीं होती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोगों को किसी पदार्थिक माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल ज्ञात करनी है तो इसके लिए जो हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे 1/√με, इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर कहीं कहीं पर आप प्रयोग कर सकते हैं C/√μr इंटू εr, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि ये तरंगे जो होती हैं ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन ये जो है
फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये तरंगे जो होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि इन तरंगों में जो प्रकाशिक प्रभाव होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र सदिश के कारण ही होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके बारे में बताया गया कि जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो है परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं तथा इनके लंबवत जो है इन तरंगों का संचरण होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। सबसे पहले ये तरंगे जो है प्रकाश की भांति परावर्तित व अपवर्तित होती हैं। इसके अलावा इनकी ऊर्जा जो है वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा यह तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। आप बताएंगे यहाँ पर कि इन तरंगों के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इन्हें गति करने के लिए फिर बोल सकते हैं इन तरंगों को चलने के लिए जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इन तरंगों के प्रवाह की दिशा के लंबवत जो है वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है और इन दोनों दिशाओं के अभिलंब दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये उदासीन होती हैं, आपको बताया गया था। वे जो है वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा जो है विक्षेपित नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो है उदासीन होती हैं, इसलिए ये जो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा जो है विक्षेपित नहीं होती हैं। इसके अलावा किसी पदार्थिक माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल आपको बताया गया। चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे आप v बराबर 1/√μ∈, या फिर आप बता सकते हैं c बटे √μr और इसके अलावा एप्सिलॉन r। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जहाँ μr इससे बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। और इसके अलावा यहाँ पर है एप्सिलॉन r, इससे बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसके अलावा ये तरंगे जो है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो है प्रभावित नहीं होती हैं, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट को जो है प्रभावित कर देती हैं, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा इन तरंगों से प्रकाशिक प्रभाव जो है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर सदिश ई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर सदिश ई के कारण ही जो है होता है। इसके अलावा पॉइंटिंग सदिश यानी कि S बराबर 1/μ0 यहाँ पर दिया गया सदिश E क्रॉस सदिश B का औसत मान जो है वो तरंग की तीव्रता को परिमाण व दिशा दोनों में ही दर्शाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि पॉइंटिंग सदिश का जो औसत मान है वो तरंग की तीव्रता को परिमाण और दिशा दोनों में ही प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे मैक्सवेल की समीकरणें। इसके पहले जो है आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम बताया गया था। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में आपको गॉस का नियम बताया गया था। तो यहाँ पर जो है मैक्सवेल ने वैद्युत और चुंबकत्व के जो भी आधारभूत नियम थे उनको जो है गणितीय रूप प्रदान किया है, उन्हें ही मैक्सवेल के समीकरण बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि उन्हें जो है मैक्सवेल के समीकरण बोला जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के आधारभूत नियमों को गणितीय रूप दिया। इन्हें जो है
मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं समीकरणों के आधार पर जो है मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि इन्हीं समीकरणों के आधार पर जो है मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की जो है भविष्यवाणी की है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युत का गॉस नियम जो आपको पढ़ाया गया था, तो इसके अनुसार आपको बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है वो पृष्ठ द्वारा मिले नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको बताया गया कि जो नेट आवेश होता है इसका जो है 1/ε0 गुना होता है। तो इसका गणितीय रूप ध्यान दीजिए जो मैक्सवेल ने बताया है, यहाँ पर आप लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा E डॉट डी ए, यहाँ पर ये सदिश और यहाँ पर भी ये सदिश हो जाएगा। ये बराबर होता है Q/ε0 के। ये जो है यहाँ पर मैक्सवेल का प्रथम समीकरण होता है। यहाँ पर याद रखिएगा इस समीकरण में जो आवेश Q है ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E का स्रोत होता है। और यह समीकरण जो है वो स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए जो है सत्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चुंबकत्व का गॉस नियम, इसके अनुसार जो है किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो सदैव शून्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए मैक्सवेल ने समीकरण दिया है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन सदिश B डॉट डी ए, इसका मान जो होता है वो शून्य होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है और ये प्रदर्शित करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का जो है कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो सदैव शून्य होता है। तो ये जो है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात हुई है तो ये हो जाएगा E बराबर, ध्यान दीजिए बताया गया कि ये जो है परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिए चुंबकीय फ्लक्स आपका होता है d∅b, तो ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की बात हुई है तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा dt और यहाँ पर बताया गया दर का ऋणात्मक होता है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा माइनस। तो ये जो है यहाँ पर मैक्सवेल का तीसरा समीकरण हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चौथा समीकरण एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, इसके अनुसार जो है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है ये चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन की बात हुई तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये हो जाएगा सदिश B। रेखीय समाकलन की बात हुई इसलिए यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे dl क्योंकि लंबाई के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है ये यहाँ पर बताया गया चालन धारा, इससे हम लोग लिखते हैं I से, तथा विस्थापन धारा इससे लिखा जाता है ID से, के योग, इन दोनों के योग का μ0 गुना होता है। यहाँ पर लग जाएगा μ0। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है मैक्सवेल का समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि जहाँ ID बराबर होता है ε0 d∅e/dt, इससे बोला जाता है विस्थापन धारा। इस बार जो है ये टॉपिक हटा दिया गया है इसलिए इसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो याद रखिएगा ID का मतलब यहाँ पर विस्थापन धारा से है। तो ये यहाँ पर जो है मैक्सवेल परिपथी नियम या फिर बोल सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम होगा। किसी भी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जब आप लंबाई के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन करेंगे तो उसका मान जो होगा वो चालन धारा, इसके अलावा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों में संबंध। तो इसके लिए आप मान लीजिए पहले कि माना किसी क्षण यानी कि किसी समय वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों के तात्क्षणिक मान ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान है E बराबर E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का आप मान लीजिए B बराबर B नॉट साइन, यहाँ पर हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी, इतना हुआ। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग जो है इन दोनों समीकरणों का अवकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पहला समीकरण है इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है और दूसरे समीकरण का अवकलन आपको t के सापेक्ष करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब आप इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए e दिया गया है तो ये आएगा डी ई और बट्टे में आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष किया जा रहा है तो बट्टे में डी एक्स लग जाएगा बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए ई नॉट है, इसे आप इसी प्रकार से लिख दीजिए ई नॉट। यहाँ पर साइन का जब आप अवकलन करेंगे तो ये कॉस में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस और यहाँ पर आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है इसका अवकलन आप यहाँ पर दोबारा से करेंगे क्योंकि एक्स के सापेक्ष किया जा रहा है और यहाँ पर एक्स दिया गया है तो के एक्स का अवकलन करेंगे तो ये आएगा के एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा के, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा। इसके अलावा ओमेगा टी का 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इतना आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब यहाँ पर t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा तो ध्यान दीजिए डी बी और बट्टे में अब की बार आएगा डी टी, क्योंकि t के सापेक्ष किया जा रहा है, इतना होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए बराबर यहाँ पर दिया गया है बी नॉट, यह आ जाएगा। साइन का आप अवकलन कर रहे हैं इसलिए ये बदल जाएगा कॉस में, यहाँ पर हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी का आप अवकलन दोबारा से करेंगे तो ध्यान दीजिए अब की बार के एक्स जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस बार टी के सापेक्ष किया गया। तो यहाँ पर जब ओमेगा टी का करेंगे तो आएगा ओमेगा, क्योंकि टी का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। इस प्रकार से इतना हुआ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस भी लगा था, माइनस ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पर माइनस भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से इतना हुआ। अब आप चाहे तो इससे मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको आप मान लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग मैक्सवेल की समीकरण का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैक्सवेल के समीकरण से, मैक्सवेल के समीकरण से, तो मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार डी ई बट्टे डी एक्स बराबर होता है माइनस डी बी बट्टे डी टी। ये मैक्सवेल का समीकरण होता है, तो मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार इतना होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर समीकरण 3 और 4 का यूज करेंगे,
तो समीकरण 3 से डी ई बाई डी एक्स का मान आप यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा के। इसके बाद ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस लगाए, माइनस लगाइए। अब ध्यान दीजिए डी बी बाई डी टी का मान यहाँ से रखेंगे तो ये भी माइनस में है, तो ये बदल जाएगा प्लस में। अब ओमेगा बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो आया है इसमें से कॉस ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि कॉस ब्रैकेट में जो दिया गया के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा के ई नॉट बराबर यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा बी नॉट, इतना हुआ। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा ई नॉट बट्टे में इधर ले आइए बी नॉट बराबर यहाँ पर दिया गया है ओमेगा के, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा के, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये होता है के बराबर ओमेगा बाई सी, इतना होता है। तो अगर यहाँ से ध्यान दीजिए के इधर लेके आए हम लोग तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई के, यहाँ पर जो के है इसको हम लोग इधर बट्टे में ला रहे हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई के, और सी इधर ले आइए तो बराबर में हो जाएगा सी, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ओमेगा बाई के की जगह पे आप प्रयोग करेंगे सी का, तो इसका मतलब ये आएगा यहाँ पर ई नॉट बट्टे बी नॉट बराबर, इसकी जगह पर आप यूज करेंगे यहाँ पर सी का, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों समान कला में होते हैं, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि चूंकि यहाँ पर ई तथा बी एक ही कला में है, एक ही कला में है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही कला में है, ये आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आप ध्यान दीजिए ऊपर आपको समीकरण दिया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसका कलांतर दिया गया के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना दिया गया था आपको, और यहाँ पर ध्यान दीजिए के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि दोनों के कोण एक ही हैं, दोनों एक ही कला में हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ई तथा बी जो है वो एक ही कला में है। इसका मतलब यहाँ पर ई नॉट है, वहाँ पर आप ई यूज कर सकते हैं, और बी नॉट की जगह पर बी बराबर में हो जाएगा सी, तो ये इतना आ जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर दोनों बट्टे में दिए गए हैं और ये किसके बराबर है? यहाँ पर सी, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात जो होता है वो मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि अतः वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात, चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात मुक्त आकाश, अनुपात मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ई नॉट और बी नॉट है, ये जो है ई और बी के महत्तम मान यानी कि आयाम है, ये जो है यहाँ पर ई नॉट जो है ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, और बी नॉट जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि जहाँ ई नॉट जो है वैद्युत क्षेत्र का आयाम और बी नॉट जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आप बता सकते हैं कि सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोला जाता है। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। चाहे तो आप तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम बोल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं
आवृत्ति के घटते क्रम। तो इससे जो है आप दो प्रकार से यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं, चाहे तो आप बोल दीजिए तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को जो है, या फिर आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जो है चार भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम, तीसरा होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम, और इसके अलावा होता है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। तो इसे जो है चार भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसके प्रकाश में जो है लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक दिखाई पड़ते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। जहाँ पर लाल से लेकर बैंगनी तक के रंग दिखाई देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। इसके अलावा जो है कुछ वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है ये केवल लाल रंग, इसके अलावा बैंगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके ऊपर और इसके नीचे भी काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो स्पेक्ट्रम के इन भागों को जो है आँख से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि उनका जो है आँख की रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम, यानी कि लाल रंग से लेकर बैंगनी तक के जो रंग होते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। और इसके ऊपर और नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है अदृश्य। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि लाल रंग से ऊपर जो बड़ी तरंगदैर्ध्य वाला भाग होता है उससे बोला जाता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा कि लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले भाग को बोला जाता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। इसके अलावा बैंगनी रंग से नीचे, याद रखिएगा बैंगनी रंग से नीचे छोटी तरंगदैर्ध्य वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति क्या होती है, इसके अलावा इनकी तरंगदैर्ध्य क्या है और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में दी जाएगी, इसके अलावा तरंगदैर्ध्य जो है वो मीटर में दी जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर रेडियो तरंगे, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 3×10⁹ से 3×10⁴ हर्ट्ज के बीच। इसके अलावा अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो इनकी तरंगदैर्ध्य जो होती है 1×10⁻⁻1 मीटर से लेकर जो है 1×10⁴ मीटर तक होती है। इसके अलावा अगर इनके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जो है रेडियो तथा टीवी के संचारण में किया जाता है। इसके बाद अगला है माइक्रो तरंगे। इनकी जो आवृत्ति होती है, इनकी आवृत्ति होती है 3×10⁻11 से 1×10⁹ यहाँ पर ये जो है 1×10⁻9 दिया गया है हर्ट्ज होती है। इसके अलावा अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो इनकी तरंगदैर्ध्य जो है 1×10⁻³ से जो है 3×10⁻1 मीटर तक होती है और इनका उपयोग जो है रेडार में किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अवरक्त विकिरण, अगर इनकी आवृत्ति की बात करें तो इनकी आवृत्ति 4×10⁻14 से जो है 6×10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। इसके अलावा तरंगदैर्ध्य की बात करें तो इनकी तरंगदैर्ध्य जो है 7×10⁻7 मीटर से जो है 5×10⁻3 मीटर के बीच होती है। और अगर इनके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जो है पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में, इसके अलावा युद्ध के समय में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए दृश्य विकिरण, इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 7.5×10⁻14 से जो है 4×10⁻14 हर्ट्ज। इसके अलावा तरंगदैर्ध्य जो होती है वो 4×10⁻7 मीटर से 7×10⁻7 मीटर के बीच होती है और इनका उपयोग जो है वो अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता लगाने में किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण, अगर इनकी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति होती है 5×10⁻17 से 7.5×10⁻14 हर्ट्ज।
इसके अलावा तरंग दैर्ध्य जो है 6 × 10⁻⁻10 मीटर से जो है 4 × 10⁻⁷ मीटर के बीच होती है। इनका उपयोग जो है वो नकली दस्तावेजों तथा अंगुली के निशान पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में भी जो है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक्स किरणें, इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज से लेकर जो है यहाँ पर 1 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य जो है 1 × 10⁻13 मीटर से 3 × 10⁻60 मीटर के बीच होती है और इनका उपयोग जो है वो चिकित्सा विज्ञान में क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अलावा गामा किरणें, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज के बीच होती है और तरंग दैर्ध्य जो है 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 मीटर के बीच होती है और इनका उपयोग जो है वो परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में जो है सूचना देने में किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।